हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बिहार बोर्ड का अध्ययन शुरू किया है और बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल की जो किताब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है हमारी दुनिया। हमारी दुनिया के इकाई नंबर 7 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और दोस्तों, इकाई नंबर 7 हमारे भूगोल का सबसे अंतिम यूनिट है, सबसे अंतिम इकाई है। तो इसी तरह ज्योग्राफी जो है, भूगोल, ये समाप्त होने वाला है। इसका लास्ट चैप्टर आज चल रहा है, ये लास्ट यूनिट चल रही है, जिसका नाम है भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। भौगोलिक आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो लेक्चर वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है इस पूरी यूनिट का कंप्लीट यूनिट रिवीजन करने की। आज हम लोग पूरी यूनिट को एक साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे YouTube चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो का बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की। इकाई नंबर 7 भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक परिभाषा समझ लेते हैं कि आखिरकार ये आंकड़ा होता क्या है। आंकड़ा होता क्या है? जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपके दोस्तों में अगर मान लो रिजल्ट आ रहा है आपका 10वीं 12वीं 8वीं जो भी क्लास का रिजल्ट जब आता है, तो जैसे रिजल्ट आता है तो आप बोलते हो ना कि मेरे दोस्त ने 90 का आंकड़ा छू लिया, मेरे दोस्त ने 80 का 70 का आंकड़ा पार कर दिया। तो आंकड़ा मतलब होता है अंक। जब सूचनाओं को अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, जब कोई सूचना या जानकारी आपको मिलती है तो उसको अंकों में लिखना ही क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। आपने तो अपने एग्ज़ाम में सूचना ही लिखी होगी, आपने अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन के आंसर लिखे होंगे वो तो सूचना ही होती है, लेकिन आपका जो टीचर होगा, जांचने वाला होगा, वो उसका उत्तर किस आधार पर देगा? अंकों के रूप में देगा। अगर अच्छे अंक आए इसका मतलब आपने सूचना बहुत अच्छी दी थी, अगर अंक कमज़ोर आए इसका मतलब आपकी सूचना में बहुत कमी थी। तो ये सूचनाओं और जानकारियों का अंकों में प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। तो प्राप्त सूचना और जानकारी का अंकों के रूप में परिवर्तन आंकड़ा कहलाता है। जब इन आंकड़ों को किसी तालिका में या चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, अब वो एक विषय का अंक तो आपके टीचर ने आपको दे दिया, ऐसे आपके जो क्लास है उसमें 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। इन सभी 4-5 सब्जेक्ट के शिक्षकों ने आपको जो भी मार्क्स दिए हैं उसको फाइनल आंसर शीट में तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और उस तालिका के रूप में जो फाइनल आपका जो रिजल्ट आता है वही आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है। तो जब इन आंकड़ों को तालिका या चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तब इसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। बात कुछ समझ में आई? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, उसको मैंने और तोड़ के सिंपल कर दिया ताकि आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो आंकड़ों का संग्रह क्या कहलाता है? ये तालिका और ये चित्र ही क्या है? आंकड़ों का संग्रह है। आपकी जो मार्कशीट है वही क्या है? आंकड़ों का संग्रह है। अब बात करते हैं, आंकड़ों को आरेखों के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। जो आंकड़े होते हैं, जो अंक होते हैं, इसको आरेख के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट के नाम से कि आपने कितनी बढ़ोतरी हुई या कितना कमी हुई, इसको आरेख के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। आरेख चित्रित रूप में दर्शाने की एक कला है। आरेख भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, चाहे रेखाओं के माध्यम से, चाहे दंड या चाहे वृत्तों, इन तीनों चित्रों के माध्यम से आदि के रूप में धारण कर लेता है। तो ये जो आरेख है ये क्या है? रेखा हो सकता है, दंड हो सकता है, वृत्त हो सकता है, जिसको यहाँ पर बताया गया। जैसे आरेखों को के कई प्रकार होते हैं। आरेख जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार उसके मुख्यतः हैं। नंबर 1 रेखा आरेख, लाइन ग्राफ जिसे कहते हैं। दूसरा होता है दंड आरेख, जिसे बार डायग्राम भी कहते हैं। और जो तीसरा है उसे बोलते हैं वृत्त आरेख, जिसे पाई चार्ट या पाई डायग्राम भी कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू, यानी मैं एक एग्जाम्पल चित्र बना करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कोशिश यह रहेगी कि आपको ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा लगे, क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल, रेखा आरेख कैसा होता है? इसमें क्या होता है? एक वाई रेखा होती है और दूसरी होती है एक्स रेखा।
ये y और x रेखा के बीच में जब आपको किसी चीज़ का ग्रोथ दर्शाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल जनसंख्या को ही दर्शा रहे हैं, जैसे जनसंख्या की ग्रोथ को दर्शाना है, जनसंख्या वृद्धि को दर्शाना है, तो यहाँ पर मान लो आपने 20 करोड़ लिख दिया, यहाँ पे 30 करोड़ लिख दिया, यहाँ पे 50 करोड़ और यहाँ पे 100 करोड़ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने जो साल है वो बताने पड़ेंगे, कौन से साल में कितनी करोड़ जनसंख्या हुई। तो मान लो यहाँ पे 1920 लिख दिया, यहाँ पे 1931 हो गया, यहाँ पे 1950 हो गया, और फिर धीरे धीरे करते करते सन 2001 तक की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप इसका जो ग्राफ बनाओगे कि 1920 में 20 करोड़ जनसंख्या, 31 में 30 करोड़, 50 में 50 करोड़, और ऐसे 2001 में 100 करोड़ जनसंख्या हो गई थी। तो देखो ये जनसंख्या की ग्रोथ ऐसे बता रही है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जनसंख्या में वृद्धि की ग्रोथ। इसे रेखा डायग्राम कहा जाता है, रेखा ग्राम या रेखा आरेख कहा जाता है। तो रेखा आरेख आपको समझ में आ गया, रेखा ग्राफ कहा जाता है, ग्राफ या रेखा आरेख कहा जाता है। बात समझ में आई, ये रेखा का तरीका है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, ये तो पहला हो गया हमारा, दूसरा एग्जाम्पल बात करूँ, किसकी बात हो रही है, दंड आरेख की। दंड आरेख कैसा होता है, दंड आरेख भी ऐसे ही बनाना पड़ता है, 2 लाइनें खींचनी पड़ेगी, एक एक्स एक वाई रेखा होती है, ऊपर वाली जो रेखा होती है कैसी होगी, ये होगी आपकी वाई रेखा, और दूसरी वाली रेखा होगी एक्स रेखा। इसमें आपको जो डेटा को बताना है वो रेखा के माध्यम से नहीं बल्कि दंडों के माध्यम से बताना पड़ेगा। ये ऐसे दंड होते हैं, ये आयताकार बॉक्स होंगे, तो आयताकार बॉक्स में आपको जानकारी लिखनी पड़ेगी, ऐसी कुछ जानकारी आपको बतानी पड़ेगी। ये जितने ऊंचे ग्राफ होंगे उतनी ऊंची ग्रोथ होगी, है ना। तो इसमें किसी देश के बारे में, फसलों के बारे में, आयात या निर्यात के बारे में कर सकते हैं। जैसे मान लो ये देशों के ही नाम लिख देता हूँ मैं, भारत है, ये आपका इंडिया है भारत, ये यूएसए या ये यूएई डाल दिया नाम, ये यूके, ऐसे किसी देशों के नाम यहाँ पर डाल दो आप, और इन देशों से हम लोग निर्यात ऐसा कुछ सीख लेंगे, यूके, और इसको बोल देंगे चीन। तो अगर मैं बोलूँ कि सोने का आयात सबसे ज़्यादा कौन करता है, सोने का आयात ही देख लो, आयात दूसरे देशों से सोना मंगाने का काम सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा देखो भारत को दिखाई दे रहा, भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। तो ऐसे में आप अलग अलग देशों की जानकारी यहाँ से निकाल सकते हो। जब जानकारी को बॉक्स के रूप में, आयात के रूप में, दंडों के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसे दंड आरेख कहते हैं। जब जानकारी को रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसे रेखा आरेख कहते हैं। बस अंतर यह है कि कब कौन से आरेख का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से आरेख का इस्तेमाल करना होता है। तीसरा आरेख है आपका वृत्त आरेख। नाम से ही जाहिर है आपको वृत्त बनाना पड़ेगा। ये वृत्त आरेख होता है। इसमें होता है कि आपको जानकारी वृत्त में लिखनी पड़ती है। जैसे ये आपने वृत्त बना दिया, ऐसा कुछ आप बोल रहे हो कि मान लो सिम कार्ड यूज़र, बार बार मैं एक ही तरह का एग्जांपल इसमें देता हूँ। जैसे कि भारत में सिम कार्ड यूज़ करने वाले लोगों की संख्या है, तो मैं बोलूँ कि भारत में मान लो 50% या 40% लोग जो हैं वो जियो की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी 30% लोग जो हैं वो एयरटेल की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी आइडिया वोडाफोन इस्तेमाल कर रहे हैं 20%, 10% अदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके पास डेटा आ जाएगा कि अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड यूज़र कितने हैं। तो इसको आप जब विभिन्न प्रकार के डेटा समूह को एक साथ दर्शाना हो, डेटा समूह को, यानी जब आंकड़ा समूह को दर्शाना हो तो उसको वृत्त आरेख में दर्शाते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिए हैं। अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हमें वृत्त आरेख कब इस्तेमाल करना चाहिए, हमें रेखा आरेख का इस्तेमाल कब करना चाहिए, या फिर तीसरा हमें दंड आरेख का इस्तेमाल कब करना चाहिए। इसके कुछ नियम हैं, कैसे पहचानोगे कि इस चीज़ में आपको कौन सा आरेख बताना है। तो हमारा जो टॉपिक यहाँ पर है ये क्या है, आरेखों का चयन, कैसे हम किसी आरेख का चयन कर सकते हैं। तो पहली बात, आंकड़ों के आधार पर आरेखों का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आपको आरेख बनाने से पहले सबसे पहले आंकड़ों को देखना पड़ेगा, आंकड़ों की प्रकृति देखनी पड़ेगी। तो आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर ही आप तय कर सकते हैं कि कौन सा
आरेख आपको बनाना पड़ेगा। आंकड़ों में यदि विभिन्न वर्षों के उत्पादन, जनसंख्या को दिखाना है, यदि आपको विभिन्न वर्षों का, महीनों का, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब दिखाना है, इसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक तत्व। जब आपको भौगोलिक तत्व को दिखाना होता है, भौगोलिक तत्व को दिखाना है, तो आपको हमेशा रेखा आरेख ही चुनना पड़ेगा। भौगोलिक तत्व जैसे तापमान, आर्द्रता, ये सब दिखानी होती है। तापमान दिखाना, आर्द्रता दिखाना, जनसंख्या वृद्धि दर दिखाना, जन्म दर, मृत्यु दर दिखाना, वर्षा दिखानी या वर्षों का उत्पादन दिखाना, ये सारे भौगोलिक आंकड़े को अगर आपको दिखाना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा रेखा ग्राफ, यानी रेखा आरेख का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आपके आंकड़े निरपेक्ष आंकड़े हैं, निरपेक्ष का मतलब होता है मतलब जैसे किसी देश, कोई देश हो या कोई राज्य हो, किसी देश के आंकड़े, किसी राज्य के आंकड़े या फसल या वर्षों के आंकड़े, किसी वर्षों का आंकड़ा, सालों का आंकड़ा बताना हो किसी देश का। मान लो किसी देश में कोई चीज़ निर्यात हो रही है, जैसे लोह इस्पात का उत्पादन की बात कर ले विभिन्न देशों की, तो देशों के साथ, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस स्थिति में दंड आरेख का इस्तेमाल करना है। आप बस एक शब्द याद रखिएगा, जब आंकड़ा निरपेक्ष हो, निरपेक्ष आंकड़ा जैसे कुछ देश, फसल या कुछ वर्षों का आंकड़ा आपको बताना है और डेटा सेम है, चीज़ एक ही है लेकिन उसमें आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको दंड आरेख का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दंड आरेख के लिए शब्द आपको याद रखना निरपेक्ष, लेकिन रेखा आरेख के लिए आपको शब्द क्या याद रखना पड़ेगा, भौगोलिक तत्व। और तीसरा है, जब वृत्त का इस्तेमाल कब करेंगे, जब किसी आंकड़ों के समूह में विभिन्न देश, राज्य या आदि को एक साथ बताना हो। जब किसी आंकड़ों के समूह में, समूह है आंकड़ों का लेकिन इकाइयां अलग अलग है, जैसे आंकड़ों का समूह है सिम कार्ड यूजर, अभी मैंने बताया तो सिम इस्तेमाल करने वाले सारे लोग सिम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका जो इकाइयां है वो अलग अलग है। कुछ लोग जियो से कर रहे हैं, कुछ लोग एयरटेल से कर रहे हैं, कुछ लोग अदर कर रहे हैं। आंकड़ों का समूह एक है, इकाइयां अलग अलग है, तो ऐसे में हम लोग वृत्त का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इकाई चाहे सिम कार्ड हो सकती है, चाहे सिंचाई हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब बिहार में सिंचाई के लिए सब किसान तो सिंचाई करते ही हैं, लेकिन सिंचाई के लिए हर एक किसान एक जैसी इकाई इस्तेमाल नहीं करता है। सिंचाई आंकड़ा एक है लेकिन यूज़ करने वालों के अलग अलग इकाइयाँ हैं, जैसे कुछ लोग तालाब से सिंचाई करते होंगे, कुछ लोग नलकूप कुएं से सिंचाई करते हैं, कुछ लोग नहरों से सिंचाई करते हैं और कुछ लोगों के अलग से कुछ प्रोग्राम होंगे उससे सिंचाई करते हैं। तो ये इकाई अलग अलग होगी। तब आंकड़ों के समूह को अलग अलग इकाइयों में प्रदर्शित करना हो तो वृत्त आरेख का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आई कुछ? तो बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है। रेखा आरेख कब इस्तेमाल करेंगे? जब भौगोलिक तत्वों को प्रदर्शित करना हो। भौगोलिक तत्व जैसे जनसंख्या, तापमान, आर्द्रता, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, ये भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? उत्पादन, ये भी हो सकता है। या फिर अगर आपको निरपेक्ष आंकड़े पर बताने हैं, जब आपका आंकड़ा निरपेक्ष हो तब आपको दंड आरेख इस्तेमाल करना होता है। जैसे किसी देश की किसी कोई निर्यात या आयात हो रहा है, राज्यों के बीच में व्यापार की बात की जा रही है, या किसी चीज़ को लेकर के हम लोग जो है कंपैरिजन करते हैं। मान लो कुछ 10 कंपनियां ले ली, 10 कंपनियों की ग्रोथ रेट बढ़ा है कि 2010 में इस कंपनी की इतना वैल्यूएशन था, 2010 में इसी कंपनी का इतना ग्रोथ रेट था, अलग अलग कंपनी का ग्रोथ रेट चेक करना है। तो ऐसे में भी आप दंड आरेख का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके आंकड़े निरपेक्ष हो, तुलनात्मक रूप से हो। ठीक है। उसके अलावा जब आपके आंकड़े कैसे हो, जब तीसरा वाला जो पॉइंट है वृत्त आरेख, ये तो बहुत ही सिंपल है। जब आंकड़ों का समूह तो एक हो लेकिन इकाइयाँ अलग अलग हो तो ऐसे में वृत्त आरेख का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर सी है, सटीक है और आपको समझ में आगे होगी। आगे बढ़े। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेखा आरेख के बारे में कि रेखा आरेख क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेखा आरेख में जब आंकड़ों को एक लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो रेखा आरेख होती है। इसमें भौगोलिक तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको पढ़ लेते हैं।
रेखिक ग्राफ में आंकड़ों को एक रेखा द्वारा दिखाया जाता है, एक रेखा द्वारा दिखाया जाता है, जैसा कि मैं यहां पर बताने वाला हूं, एक रेखा द्वारा दिखाया जाता है ऐसे कुछ। ये बढ़ते घटते क्रम में हो सकता है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कर्व वाले रूप में भी हो गया। ये जब आंकड़े को किसी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रेखा आरेख कहते हैं। इसके द्वारा भौगोलिक तत्वों तथा जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, उत्पादन आसानी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की वृद्धि दर को पता करना है तो वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, इधर लिखो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो यहां पर जो y वाला आंकड़ा है, यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो y वाला आंकड़ा है, मैं इसको अलग से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या है। ये जो लाइन है हमारी, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। जैसे ये y वाला आंकड़ा है और ये x वाला है। देखिए शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं 0 से। तो जनसंख्या वृद्धि जो है ये मान लो हमने 1911 से देखनी शुरू की, 1911 से 1921 10 साल, 1921 से 1931 और फिर 1931 से 1941। हर 10-10 साल में हम लोग क्या करते हैं, वैसे भी हर 10 साल में हम लोग जनसंख्या को कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो इधर की जनसंख्या देख ली। अब यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है, मान लो ये 10% की ग्रोथ रेट है। जनसंख्या किसमें वृद्धि, वो भी परसेंटेज में 10% की ग्रोथ रेट है। यहाँ पर मान लो 12% की ग्रोथ रेट है, यहाँ पर मान लो 8% की ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट तो हमेशा बढ़ानी पड़ेगी, हमारा कर्व जो है वो बढ़ा हुआ है। मान लो यहाँ पर 14% की ग्रोथ रेट है, यहाँ पर 18% की ग्रोथ रेट है और यहाँ पर 20% ग्रोथ रेट है। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे बनाओगे, जैसे 1911 में, तो 1911 में आंकड़ा यहाँ आएगा तो 10 से भी कम यानी 5% की ग्रोथ रेट रही होगी। 1921 में इसको मिलाओगे, यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो 10% से थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ रेट रही होगी। 1931 से मिलाओगे यहाँ पर इस लाइन को और यहाँ से यहाँ दिखाओगे तो लगभग 14-15% ग्रोथ रेट रही होगी। और 1941 से मिलाओगे यहाँ पर तो लगभग 18-19% की ग्रोथ रेट रही होगी। तो ऐसे में किस साल में जनगणना में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, ये आसानी से इस लाइन से बता सकते हैं। तो ग्रोथ रेट के हिसाब से ही लाइन चलती है आपकी। अगर गिर रही है ग्रोथ रेट, कम बढ़ने की बजाय कम हो रही, तो आंकड़ा क्या हो जाएगा, ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से लाइन के ग्राफ को पढ़ा जा सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग रेखा आरेख। तो ये तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में हो गई होगी। इसको हम लोग, ये ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ये ओरिजिनली ग्राफ का जो पेपर है इस तरह का होता है। इसमें हम लोगों को लाइनें मिलानी पड़ती है एक्चुअल में। ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, इनकी लाइनें मिला के चलना पड़ता है। ये जैसे ग्रोथ हुई, कम हुई, इन लाइनों को मिलाते चलोगे तो इस तरह से लाइन बनती जाएगी आपकी। ये तो ये ग्रोथ रेट की लाइन चलती जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेखा आरेख। अभी हमने एग्जाम्पल तो ले ही लिया, जैसे उत्पादन का एग्जाम्पल भी ले ले तो भी यहाँ पर आप वर्ष लिख दो, यहाँ पर उत्पादन लिख दो, या फिर यहाँ पर देश लिख दो, या वस्तुओं का उत्पादन की बात करें तो हम लोग वस्तु के उत्पादन से भी वृद्धि को बता सकते हैं। इस तरह से लगातार ये जब ग्राफ उठेगा, ऊपर जा रहा है तो वृद्धि हो रही, नीचे आ रहा है तो कमी हो रही है। लेकिन अगर मान लो वृद्धि नहीं हो, ना कमी हो रही ना वृद्धि हो रही, तो फिर ग्राफ क्या हो जाएगा, फिर ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ ग्राफ जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसा होगा, चेंज होकर के मान लो शुरुआत में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो, फिर लगा कि एक साल, कुछ सालों के लिए हमारी वृद्धि रुक गई, वैसी की वैसी चल रही है, तो फिर वृद्धि हुई तो फिर नीचे गिरा, ऐसा कुछ। तो ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं कितनी वृद्धि हो रही है और कितना कॉन्स्टेंटली, कितना नियत चल रहा है। रेखा आरेख किसी भी चीज़ों के उत्पादन को, जनसंख्या वृद्धि को, प्रतिशत में जो वृद्धि होती है उसको बहुत आसानी से समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। अब बात करते हैं कि रेखा आरेख बनाए तो बनाए कैसे, उसके नियम क्या है। तो नियम बहुत अच्छे होना चाहिए। नियम क्या है, नियम, पहला नियम, पहली बात तो आपके रेखा आरेख का जो शीर्षक है, जिसका नाम रख रहे हैं वो बिल्कुल सुस्पष्ट होना चाहिए कि किस चीज़ का रेखा आरेख रख रहे हो। जैसे ये आरेख में लिखा हुआ है ये उत्पादन में वृद्धि का है, तो किस चीज़ के उत्पादन में, ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मान लो लिख दिया कि लौह इस्पात उत्पादन में वृद्धि, तो इसका जो शीर्षक होगा लौह इस्पात उत्पादन, ये आपने इसका शीर्षक रख दिया। तो पहले तो स्पष्ट और उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए, ये पहला नियम बोलता है। दूसरा नियम बोलता है कि ग्राफ बनाने से पहले उपयुक्त मापनी का चयन करना चाहिए। मापनी, आप
उस ग्राफ में, रेखा आरेख में माप क्या रहे हो? क्या आप प्रतिशत माप रहे हो या फिर आप मात्रा माप रहे हो? मान लो फॉर एग्जांपल आपने प्रतिशत मापा, तो प्रतिशत लिख सकते हैं। जनसंख्या की ग्रोथ रेट माप रहे हो तो जनसंख्या प्रतिशत 10%, 20%, 30% परसेंट लिखना पड़ेगा। आपने प्रतिशत में आंक लिया। लेकिन अगर जनसंख्या को प्रतिशत में ना आंकते हुए आप बोल रहे हो जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, तो आपने करोड़ जो है वो सब में एक जैसी मापनी रख दी। सबसे पहले फिक्स कर ले कि मापने का जो स्केल होगा वो क्या होगा। अगर वो फिक्स रहेगा तो फिर आपको लाइन ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। वाई अक्ष जो होता है वो खड़ी लाइन होती है। ये जो खड़ी लाइन होती है इस ग्राफ में, ये दो तरह की लाइन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। और वाई अक्ष की जो शुरुआत होती है वो जीरो से होती है, तो जीरो से ऊपर ग्रोथ रेट बनती है। तो वाई अक्ष जो है खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। इस पर मापनी शून्य से आरंभ करते हैं। ये ध्यान रखना, हमेशा यहाँ जीरो ही रहेगा, शून्य से आरंभ करना पड़ता है। ग्राफ में अंतिम बिंदुओं को सीधी या वृत्त रेखा के द्वारा मिला देते हैं। ग्राफ में कुछ बिंदु अंकित किए गए, जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ का फोटो दिखाया था। ये इसमें बिंदु, यहाँ पर ये लाइन है, इनको जोड़ जोड़ के आप बना सकते हैं। इन बिंदुओं को अंकित करके आप ग्राफ की ग्रोथ, या नीचे जा रहा है तो ग्राफ को इस तरह से बना सकते हैं जोड़ जोड़ के। ग्राफ में अंकित बिंदुओं को या तो सीधी रेखा से बनाओ, ऐसे ऐसे सीधी रेखा बनाओ, या फिर अगर आपके बिंदु जो है वो नीचे ऊपर कर रहे हैं तो आप उसको कर्व भी बना सकते हैं, ऐसे या ऐसे भी बन सकता है ग्राफ। तो सीधी रेखा से या कर्व रेखा से भी आपका ग्राफ बनाया जा सकता है। रेखाओं की मोटाई एक जैसी होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। रेखा जितनी भी जगह जा रही है, कितनी भी दूर तक ग्रोथ कर रही है, एक जैसी मोटाई होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्वतंत्र आंकड़े जो होते हैं, जैसे महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं। अगर आप जनसंख्या वृद्धि को जन्म दर, मृत्यु दर, तापमान सब कुछ बताते हो, जैसे आपने तापमान की बात कर ली, तो तापमान बताना है कि भाई तापमान कितना है। तो जून के महीने का मान लो औसत तापमान 40 डिग्री रहा हो, जुलाई के महीने का औसत तापमान मान लो 35 डिग्री रहा हो, या अगस्त के महीने का औसत तापमान 20 डिग्री रहा हो। तो ये अलग अलग महीनों का तापमान है, लेकिन महीने कहाँ लिखा जाएंगे और ये जो 20 डिग्री 30 डिग्री कहाँ लिखा जाएगा? तो ये आपकी दो लाइनें हैं, है ना। तो जो आप तापमान की बात करें कि तापमान अलग अलग महीनों का तापमान दर्शाना है हम लोग को, तो कैसे दर्शाना है? ये यहाँ तो ज़ीरो करोगे, यहाँ आप 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसा कर सकते हो। और यहाँ तो आपने डिग्री लिख दिया, लेकिन जो महीने, वर्ष, राज्य, ये सब चीज़ें आएगी वो यहाँ पर लिखाई जाएगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी महीना लिखना है वो सब यहाँ पर आएगी। तो ऐसे में जो महीने, वर्ष, राज्य होते हैं, इन आंकड़ों को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र आंकड़े। तो स्वतंत्र आंकड़े किसे कहते हैं? जो एक्स अक्ष पर लिखे जाते हैं। एक्स वाली आधार रेखा पर, ये जो नीचे वाली रेखा होती है, इस एक्स वाली आधार रेखा पर जो नाम लिखे जाते हैं वो सब कौन से आंकड़े कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके स्वतंत्र आंकड़े। स्वतंत्र आंकड़े कहलाएंगे। लेकिन जो वाई अक्ष पर लिखे जाएंगे वो एक्स पर निर्भर होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं निर्भर आंकड़े। निर्भर आंकड़ा कहलाएगा। तो दो तरीके के आंकड़े होते हैं, स्वतंत्र आंकड़े और निर्भर आंकड़े। तो स्वतंत्र आंकड़े आदि को एक्स अक्ष पर दिखाना चाहिए, जबकि उत्पादन, जनसंख्या आदि निर्भर करने वाले आंकड़ों को वाई अक्ष यानी खड़ी रेखा पर दिखाया जाना चाहिए। ये आरेख रेखा ग्राफ बनाने का नियम है और इसके कुछ कुछ लाइनें हर जगह पर काम करती है, हर नियम में, हर रेखा में काम करे, हर आरेख में काम करेगी। हमारा दूसरा आरेख समझते हैं। रेखा आरेख तो आपने समझ लिया होगा। दूसरा आरेख है दंड आरेख, जिसे बार डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। दंड आरेख में आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दंड मतलब ये डंडा होता है एक तरह का, इसे दंड के रूप में इसको दंड बोलते हैं। ये आयत जैसा भी दिखता है, रेक्टेंगल शेप का भी दिखता है, तो इसको आयतों या दंड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दंड पतला सा ले लिया तो दूसरा बड़ा सा ले लिया। सारे के सारे जो आयात, जो रेखा दंड बनाई जाती है, वो सारी की सारी क्या होगी? वो सारे दंड एक जैसी मोटाई के होंगे और दो दो दंड रेखाओं के बीच की, जैसे कि मान लो ये आपका बन गया है, ये पहला दंड, ये 1, 2, 3, 4, 5, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बनाया है।
तो ये सारे के सारे जो दंड बनाए गए हैं इनमें सबकी मोटाई एक जैसी होना चाहिए और इनके जो बीच में जो गैप है ये गैप भी बराबर होना चाहिए। तो गैप भी बराबर है और मोटाई भी बराबर है, तो इसलिए ये नियम बोलता है कि सभी दंडों की चौड़ाई 1 मीटर रहती है और लेकिन ऊंचाई या लंबाई जो है वो ऊंचाई लंबाई तो अलग अलग है, क्योंकि ये किसका कितना मूल्य है तो ये मान पर निर्भर करता है। दो दंडों के बीच की दूरी हमेशा समान रखी जाती है, सामान्यतः दंडों की चौड़ाई से कम होती है। तो जितनी चौड़ाई इसकी होती है उससे कम दूरी दो दंडों के बीच में होती है। ये रूल बनाया जाता है इसके लिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैं इस एग्जाम्पल पर भी आऊँगा, इस पर समझाऊंगा। सभी दंडों को एक ही आधार रेखा पर बनाया जाता है। जितने भी दंड बने हुए सब एक ही रेखा पर है, एक्स रेखा पर, यानी ऐसे ऊपर खाबर रेखा नहीं कि नीचे से बनाया ऊपर से बनाया, सब बराबर जगह से शुरू होते। दंडों को सुस्पष्ट और अधिक सुंदर बनाने के लिए आप कलर भी भर सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं। प्रदर्शित मात्रा के उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों के अनुसार ही मापनी का चयन किया जाता है। मापनी क्या होती है? आप आंकड़े को दर्शा रहे हो तो आंकड़े को कैसे दर्शाएंगे? या तो आप मीटर, किलोमीटर या किलोग्राम, टन, मेट्रिक टन, काय में तो दर्शाओगे। तो अगर आपने सबसे निचले वाले आंकड़े के लिए मान लो किसी लोहे की बात कर रहे हैं हम लोग कि भारत की कोई कंपनी विदेशों से लोहा आयात करती है, तो भारत की कोई कंपनी अगर विदेशों से लोहा आयात करती है तो लोहा का वजन जो होता है या तो किलोग्राम में होगा या टन में होगा या मेट्रिक टन में होगा। तो मान लो भारत की कुछ कंपनियां हैं जो लोह इस्पात का निर्यात करती है, यहाँ से भेज रही है बाहर। तो एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी, एक कंपनी है डी और एक कंपनी ई। अब कितना आयात कर रही है, तो आयात करने का जो आंकड़ा है, जो मापने का तरीका, वो कैसे डिसाइड होता है? सबसे आखिरी वाली लाइन को बता रहा हूं मैं कि मापने का जो आंकड़ा होता है वो कैसे तैयार किया जाता है। वो देखा जाता है कि ये सबसे ऊपर वाला जो है ना, सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली बी कंपनी और सबसे कम ग्रोथ वाली ए कंपनी। तो बी कंपनी और ए कंपनी कितना माल भेज रही है? अगर सबसे नीचे वाली कंपनी का माल जो है मेट्रिक टन में है, मेट्रिक टन में भेज रही है, और बी वाली कंपनी भी मेट्रिक टन में भेज रही है, दोनों का जो है सेम मामला है। तो अगर मेट्रिक मिल रहा है तो सभी जो मापन होंगे अब सभी कंपनियों के वो कौन सी उसमें होंगे? मेट्रिक टन में होंगे। तो जैसे निर्यात की मात्रा मेट्रिक टन में कितनी है? 5 मेट्रिक टन, 10 मेट्रिक टन, 15 मेट्रिक टन, 20, 25 और 30 मेट्रिक टन। किसका निर्यात? तो किसका हो रहा है निर्यात? लोह इस्पात का निर्यात। इतना भारी सामान तो वही होता है। तो लोह इस्पात का निर्यात का मान लो एक डायग्राम बनाया गया। अब आपको मैं अगर पूछूं कि बताओ जरा कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा लोह इस्पात का निर्यात कर रही है, तो आप बोलोगे सर सबसे ऊंचा ग्राफ तो बी का दिख रहा है और बी 25 मेट्रिक टन लोहे का निर्यात करती है। फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ सबसे कम निर्यात कौन सी कंपनी कर रही है, तो सबसे कम निर्यात आपकी ये ए कंपनी कर रही है जिसका ग्राफ सबसे छोटा दिखाई दे रहा है 10 मेट्रिक टन। उसके अलावा वाला दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी कौन है जो सबसे दूसरे नंबर पर निर्यात कर रही है, तो ये डी वाली कंपनी 20 मेट्रिक टन निर्यात कर रही है। आप इससे सीधी रेखा खींच के यहाँ के आंकड़ों को पढ़ सकते हैं, वाई के आंकड़ों को पढ़ सकते हैं और आसानी से बताया जा सकता है कि किस देश में कितना निर्यात, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत आसान तरीका है दंड आरेख को समझने का। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अपने तीसरे आरेख यानी वृत्त आरेख की। वृत्त आरेख को कब बनाया जाना चाहिए, तो बात करते हैं वृत्त आरेख की। वृत्त आरेख क्या होता है और वृत्त आरेख को इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए? देखिए जैसे कि नाम से दिया गया वृत्त आरेख यानी ऐसा आरेख जिसमें वृत्त बनाया गया हो। वृत्त समझते ना क्या होता है? सर्कल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सर्कल बना के दिखा दूं, ये है हमारा वृत्त आरेख, तो ये वृत्त हो गया। जब आंकड़ों के समूह को विभिन्न इकाइयों में बांटना हो, जब आंकड़ों के समूह के विभिन्न इकाइयों के हिस्से को प्रदर्शित करना हो। आंकड़ों का समूह तो एक ही है। मान लो सिंचाई का आंकड़ा बताना है, सिंचाई का तो एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने सिम कार्ड का भी आपको दिया था, सिम कार्ड की बात कर लेते हैं। तो सिम कार्ड की बात करते हैं, सिम यूज़र की बात करते हैं। हमारे देश के 100% जो सिम यूज़र हैं उनकी बात करते हैं। तो आंकड़ा एक ही है सिम कार्ड यूज़ करने का, सिम चलाने का, लेकिन इकाइयाँ अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे 100% लोग एक ही सिम कार्ड थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। 40% लोग सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं जियो का, 30% लोग इस्तेमाल करते हैं वोडाफोन आइडिया का, और 20% इस्तेमाल करते अदर कोई चैनल है उसका, और 10% लोग आ गए अभी एयरटेल पे। ठीक है, ये हो गया अपना आंकड़ा। ये इकाइयाँ अलग अलग है ना, लेकिन आंकड़ा तो एक है।
आंकड़ों के समूह को अलग अलग इकाइयों में प्रदर्शित करना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वृत्त आरेख का उपयोग किया जाता है। पहले इस वृत्त को डिग्री के आधार पर विभिन्न खंडों में बांट लिया जाता है। तो कैसे बांटा जाता है? एक वृत्त बराबर कितना डिग्री का होता है? एक वृत्त की डिग्री बताओ आप जरा, कितना होता है? क्या 360 डिग्री होता है? तो एक वृत्त की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? वो होती है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये तो समझ में आ गया। ये बोल रहा है उसको खंडों में बांट कर प्रभावित मात्राओं को प्रतिशत में दिखाया जाता है। जब 360 डिग्री को मैं 100% में दिखाऊंगा तो इसको क्या करूंगा मैं? ये 100 से, ये 0 से 0 काट दिया और 10 का शून्य यहाँ लगा दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। तो मैंने परसेंट को डिग्री में बांट लिया, खंड कर लिया। अब इस वृत्त में कितना भाग जीओ को मिलेगा? 40% मिलना चाहिए, लेकिन 40% में डिग्री कितनी मिलेगी उसको? तो जब 1% में 3.6 डिग्री है तो 40 गुनी 3.6 डिग्री कर देते हैं तो आपको जीओ को कितना हिस्सा मिलेगा वो समझ में आ जाएगा इस वृत्त में। ऐसे बनाते हैं। तो 40 से इसको करेंगे तो ये जो पॉइंट हटाएंगे 10 यहाँ आएगा, इस 0 से ये 0 गया। अब इसका गुणा इसमें 36 में कर लो तो आपको कितना आ जाएगा? 144 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यानी 144 डिग्री वाला जो एरिया है, मान लो ये 144 डिग्री हमारी है, ये 144 डिग्री ये हो गया आपका। तो 144 डिग्री इतना होता है तो ये कितना हो गया? 40% किसका हो गया? जीओ का हो गया 40%, इतना इसको मिल जाएगा। अब सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है कितने? 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो इसको यानी वोडाफोन आइडिया को कितना मिलने वाला है एग्जैक्ट हम लोग समझ में आ जाएगा हमको किसको कितना मिल रहा है। तो 30 गुणित 3.6, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 1% में 3.6 डिग्री होती है। तो 30% में कितना होगा? ये बिंदु हटाओ, 10 नीचे आएगा, 10 से ये 10 काटो और बचा कितना? 3 छंग 18 ये हो गए, 3 तिया 9 और 1 10। 108 डिग्री किसको मिलेगा? 108 डिग्री वाला जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा आपके VI यानी वोडाफोन आइडिया यूजर को मिलेगा 30%। बात समझ में आई? अब बचा हुआ जो हिस्सा है उसमें किसको कितना मिलेगा? तो अब बचा हुआ 20 है तो 20 का गुणा करो 3.6 में, इसका भी निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं गणित इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि डायग्राम वृत्त आरेख को अच्छे से समझना तो यही तरीका है। तो 20 का गुणा आप 3.6 में करोगे तो आपको यहाँ इससे 10 मिलेगा, बिंदु हटाया तो 10, इससे 0 से 0 गया तो 36 दूनी 72 डिग्री का आ जाएगा। तो जिसको 20% मिला अदर कंपनियों को उसको कितना डिग्री मिल जाएगा? उसको मिल जाएगा ये 20% का यानी 72 डिग्री का कोण वहाँ बनेगा। अब बचा हुआ 10 डिग्री तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 10 डिग्री आ गया किसका? एयरटेल का 10 डिग्री आ गया, एयरटेल का। अब आपको समझ में आ गया होगी चीज़ क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपको 10% निकालना है कि 10% को कितनी डिग्री हिस्सा मिलेगा एक वृत्त में, तो उसको भी निकाल सकते हैं आप। 10 × 3.6 ये कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा? ये 10 से ये 10 गए, ऐसे गया 36 डिग्री वाला एरिया जो है वो किसको मिलेगा? एयरटेल को मिलेगा। इस तरीके से वृत्त आरेख बनाया जाता है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। शब्दों को मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली फॉर्म में समझा दिया है कि सबसे पहले तो वृत्त को डिग्री के आधार पर विभिन्न खंडों में बांटना है। तो वृत्त की डिग्री 360 है, उसको खंडों में बांट लो और मात्राओं के आधार पर प्रतिशत में दिखाया गया तो हमने वो भी देख लिया और आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो किताब में दिया है। सिम कार्ड वाला एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया। सिम कार्ड की जगह आप किसी विषय का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि गणित में कितने लोगों को कितने कितने मार्क्स मिले, ये इतने मार्क्स मिले, ये आता है। मैथ्स में बहुत बार इस्तेमाल होता है इसका। हम लोग बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। यहाँ पर सिंचाई को लेकर के बात की गई। सिंचाई आंकड़ों का समूह है और इकाइयाँ अलग अलग है। हमारे बिहार में लगभग अगर बिहार की बात करें तो कुओं से 44% लोग सिंचाई करते हैं। नहरों से सिंचाई करने वालों की जो परसेंटेज है वो 33% है और तालाब से सिंचाई करने वाले लोगों की जो संख्या है वो 6% है और 17% अन्य में शिफ्ट करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ये 44% है। 44% का इतना हिस्सा क्यों दिया? क्योंकि इसको पूरे वृत्त को हमने कितने में बांटा था? 360 में बांटा था और उसको 100 से डिवाइड किया था परसेंटेज लाने के लिए। तो हमें मिला था 3.6 = 1%।
3.6 डिग्री 1% में मिलती है, तो 44% में कितनी मिलेगी, तो 44 इंटू 3.6 ये गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा आंसर। और जो भी डिग्री मिलेगी 150 या 150 के आसपास या 150 से थोड़ी सी ज़्यादा के आसपास मिलेगी, ये डिग्री जो है ये आपको समझ में आ जाएगी और इस तरह से आप सबका निकाल सकते हैं। और देखो कितने बेहतरीन तरीके से ये डायग्राम में वृत्त आरेख में बताया गया है। तो अलग अलग आंकड़ों को आप इस तरीके से भी समझा सकते हैं। ये भी आंकड़ा, ये भी गणित में कई बार आपको प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। अब बात करते हैं कि वृत्त आरेख को बनाने के नियम क्या क्या हैं। वृत्त आरेख बनाने से पहले आंकड़ों के समूह को अवरोही क्रम में जमा ले। पहले तो जमा ले कि सबसे बड़ा आंकड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे आंकड़े में उसको जमा ले। फिर उसके बाद सबसे पहले आंकड़ों के अंकीय मान का कुल योग प्राप्त कर ले। टोटल जो आंकड़े उसको जोड़ लो। अगर 100 आ रहा तो बड़ी अच्छी बात है, 100 आ गया तो 100% मान लो उसको। 100 नहीं आया तो भी उसी को 100% मान के चलना पड़ेगा। अब यह योग 360 को दिखाता है, मतलब ये जितने भी आंकड़ा आपका 100 आया है वो टोटल वृत्त का डिग्री है 360, उसको दिखाता है। इसी अनुपात में विभिन्न इकाइयों के लिए अंकीय मान, जो अंकीय मान है उसका मूल्य डिग्री में निकालते हैं। तो अंकीय मान का मूल्य डिग्री में निकाल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 360 का हम लोगों ने 100% निकाला तो कितना निकला, 1% बराबर 3.6 डिग्री निकला। ये तो निकाल के बता रहा हूँ मैं बार बार, तो ये निकाल लिया। ऐसी स्थिति में कुल प्रतिशत 100 होता है, 100% तो है ही। 100% 360 को प्रदर्शित करता है। इसी अनुपात में विभिन्न प्रतिशतों के आंकड़ों को आरेखन वृत्त के अंदर करते हैं। दोस्तों इस थ्योरी से ज़्यादा अच्छा तो हमने जो समझा प्रैक्टिकल वही ज़्यादा अच्छा है, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज निकाल के समझा है। तो 360 को 100 में डिवाइड करोगे तो आपको 1 डिग्री बराबर 1% बराबर 3.6 डिग्री आ जाएगा। अब जितना भी मान आपको मिलता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया अभी एग्जाम्पल में कि 44% कुएं से कर रहे हैं, 33% नहरों से कर रहे हैं, तो 44 इंटू 3.6 कर दिया तो आपको नहरों वाला हिस्सा आ गया। तो ऐसे में आप वृत्त डायग्राम को बहुत आराम से बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी है। वृत्त आरेख समझा है हमने दंड आरेख समझा, हमने रेखा आरेख समझा, भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए अंकों के माध्यम से हमने समझा, और इसमें आरेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों ये हमारा इकाई नंबर 7 समाप्त होता है। भूगोल यानी हमारी दुनिया का ये अंतिम अध्याय था, ये अंतिम हमारा इकाई है, और इस प्रकार हमारा भूगोल का पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको बिहार बोर्ड के सारे वीडियो जो लेक्चर हैं वो जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, वो अगर आपको सीक्वेंस पे यूट्यूब पे नहीं मिल रहे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है, जिसे आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जैसे आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जाओगे आपको मिलेगा यहाँ पर टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने का मौका। यहाँ पर आप अपने बिहार बोर्ड क्लास 8 टू क्लास 12 को सिलेक्ट कर सकते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 8 से क्लास 12 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कक्षा को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपनी कक्षा सेलेक्ट करोगे आपको अपनी कक्षा के सारे टीचर यहाँ पर दिखाई देंगे विद सब्जेक्ट, उनके विषयों के साथ। जैसे यहाँ पर आपको गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल दिखाई दे रहा है, और हमने कंप्लीट कर लिया भूगोल। तो आपको भूगोल के सारे चैप्टर मिलने वाले हैं, यहाँ पर यूनिट मिलने वाली है। और इस किताब का नाम भी क्या है दोस्तों, हमारी दुनिया। तो हमारी दुनिया किताब यहाँ पर मिल जाएगी आपको, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। भूगोल हमारी दुनिया यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। वॉच नाउ पर क्लिक करें, और जैसे वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा वॉच ऑल वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, वॉच ऑल वीडियो। पाठ्यक्रम परिचय इकाई 1 संसाधन, यहाँ पर और भी अपडेटेड फॉर्म में वीडियोस डले हुए हैं। आप आसानी से वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों नोट्स बनाएं। इस वेबसाइट से पढ़ने का बहुत अच्छा फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि वेबसाइट पर आपको कभी एड परेशान नहीं करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको आसानी से आप कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।